मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये जानना पड़ेगा भी प्लांट्स को किस किस्म के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। अब वो न्यूट्रिशन उसको किसी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से मिलता है, ओजड़ी खाद से मिलता है, काऊ डंग से मिलता है, उसको जहाँ से ही मिलेगा उसकी रिक्वायरमेंट अगर पूरी होगी प्लांट ग्रो करेगा। और प्लांट की ग्रोथ की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जिसमें लीफी ग्रोथ है, उसके स्टेम की ग्रोथ है, उसके फ्लावर्स हैं, उसके फ्रूट्स हैं, उसके फ्लावर्स की फ्रेगरेंस वगैरह सब ग्रोथ के उसमें आते हैं। तो जहाँ से उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे वो चीज़ हमें उसकी प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारे जो घर के प्लांट्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो हो सकें और हमें अच्छा फ्रूट, अच्छा फ्लावर और अच्छा लीफ कलर दे सकें। ओजड़ी खाद बेसिकली हासिल होती है कि जब कुर्बानी के अंदर बहुत सारे जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो उनकी जो ये आंतें वगैरह निकलती हैं, इसको ओजड़ी कहते हैं, और ये ओफल्स वगैरह जो ज़ाया होते हैं तो इसको एक जगह पे डंप कर दिया जाता है, जो कि म्यूनसिपैलिटी वाले करते हैं। ट्रकों के ट्रक ले आके एक जगह पे डंप कर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं सॉइल से। ये 6-8 महीने तक सॉइल के अंदर डिकम्पोज होती रहती है एनारोबिकली। उसके बाद जो उसका फर्टिलाइज़र तैयार होता है वो काऊ डंग से ज़्यादा बेहतर होता है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि ओजड़ी खाद जानवर की जो बड़ी आंत है ओजड़ी के अंदर थी, तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट अभी तक जानवर ने एब्जॉर्ब नहीं किए थे, उससे पहले वो ज़िबा हो गया। तो इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स लाइक जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, बोरॉन है, जो प्लांट्स को ट्रेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। जबकि काऊ डंग के अंदर जानवर ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर चुका होता है और बिल्कुल जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट करता है। उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन होती है और कुछ मकदार में पोटाश और फॉस्फोरस होता है। अब मैं नाइट्रोजन, पोटाश, फॉस्फोरस और मुख्तलिफ ट्रेस एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि इन सब का रोल क्या है। और यही वो न्यूट्रिएंट्स हैं कि हम खाद के सूरत में दें या NPK 20-20-20 की सूरत में दें या फिर ऑस्मोकोट की सूरत में दें। प्लांट्स को अगर ये मिलेंगे, प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे तो वो ग्रो करेंगे। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम इनको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, इनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो इनको हम क्या नाम है सेकेंडरी और टर्शरी न्यूट्रिएंट के उसमें भी लेकर आते हैं। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं वो सिर्फ 3 हैं, जिसमें पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फॉस्फेट और तीसरा है पोटाश। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन से लीफ की ग्रोथ होती है, यानी नाइट्रोजन जो है उससे प्लांट के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है और उससे प्लांट के अंदर लीफ की ग्रोथ ज़्यादा होती है। जो दूसरा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है और मेजर न्यूट्रिएंट है वो है फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है हर प्लांट के हर सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है और इससे जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, इससे जो ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर वो है रूट्स के पार्ट की। प्लांट्स की जो वो वाली ग्रोथ जो ज़मीन के नीचे होती है उसका मेजर जो न्यूट्रिएंट रोल प्ले करता है वो है फॉस्फेट। तो अगर मैं जैसे रूट वेजिटेबल की बात करूं, जैसे पोटैटो वगैरह है, कैरेट्स हैं, अंडरग्राउंड, मतलब मैं ज़्यादा अंडरग्राउंड की बात करूं क्योंकि पोटैटो बेसिकली रूट वेजिटेबल नहीं है, इट्स अ मॉडिफाइड स्टेम। तो जो भी ज़मीन के नीचे होती हैं चीज़ें उसके अंदर फॉस्फेट मेजर रोल प्ले करता है। अगर आप फॉस्फेट प्लांट को प्रॉपर देंगे तो उसका रूट स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा और किसी भी प्लांट तो नहीं, 99.9% प्लांट्स का जो रूट स्ट्रक्चर होता है वही उनका माउथ होता है, उनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है। तो जितना अच्छा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होगा उतनी अच्छी उसकी ग्रोथ होगी। तो फॉस्फेट से आप रूट ग्रोथ अच्छी कराएंगे और नाइट्रोजन से आपकी लीफ ग्रोथ अच्छी होगी। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट प्राइमरी न्यूट्रिएंट रह गया, मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट रह गया, वो है पोटाश। पोटाश की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हो, पोटाश मौजूद ना हो तो प्लांट फिर भी ग्रो नहीं कर पाएगा। पोटाश जो है वो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ, उसका फ्रूट का बनना, उसके फ्लावर्स का बनना, फ्लावर्स की फ्रेगरेंस, फ्लावर्स का कलर, फ्रूट का साइज़, फ्रूट का फ्लेवर, ये सब पोटाश पे डिपेंड करता है। पोटाश का जो प्राइमरी रोल है वो है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की मौजूदगी के अंदर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट तो लीफ में है या उसकी ग्रीन पार्ट में है, उसको रूट तक कौन लेके जाता है? उसको रूट तक लेके जाता है पोटाश। तो पोटाश एक तरीके से कैरियर का काम करता है, इसमें बोरॉन भी थोड़ा इन्वॉल्व होता है। तो पोटाश पूरे प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट की, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की मूवमेंट को वो कर रहा होता है, सारा रोल प्ले करता है इसके अंदर।
उसकी गैर मौजूदगी में ये मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर आपके पास फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं और अगर आपकी ज़मीन में पोटाश की कमी है और आपने ऊपर से पोटाश नहीं दिया, तो फ्रूट के अंदर क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहे, शुगर से नहीं जा रही, तो फ्रूट का साइज़ भी नहीं बढ़ेगा और फ्रूट के अंदर मिठास भी नहीं आएगी और बहुत लेट राइपनिंग होगी। ओजरी खाद बेसिकली नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है, फॉस्फेट भी होता है और पोटाश भी होता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है। सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है। प्लस इसके अंदर बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। वो ट्रेस एलिमेंट जो एनिमल ने प्लांट्स वगैरह जो भी चारा वगैरह खाया और वो उसकी बॉडी में गया और वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सका। कोई भी एनिमल है उसके अंदर जो ट्रेस एलिमेंट लाइक जिंक है, कॉपर वगैरह, इन सब की जो मेटेलिक आयंस वगैरह, इनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर जो है वो बड़ी आंत के अंदर होती है। तो अब वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाया तो सारे उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद थे, तो जब उसकी ओजरी खाद बनी तो अवेलेबल हो गए प्लांट्स को। इसलिए ओजरी खाद उससे ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू आपके काऊ से। प्लस काऊ डंक में एक और इशू ये आता है कि काऊ डंक में एनिमल का यूरिन भी शामिल होता है, और यूरिन के अंदर कोई भी एनिमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी के जो सॉल्ट्स होते हैं लाइक सोडियम और क्लोराइड जिसमें सबसे ज़्यादा है वो एक्सीड आउट करता है। तो काऊ डंक के अंदर सोडियम और क्लोराइड का कंटेंट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आप प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो प्लांट्स जलते भी हैं और उसमें येलोइंग भी आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से करके बेहतर हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन काऊ डंक के ये नुकसान आते हैं और ये चीज़ जो है उसमें शामिल नहीं होती ओजरी खाद के अंदर। फ़र्क इस तरीके से पता चलेगा कि जिस खाद के अंदर आपको कम स्मेल आ रही है या बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है वो ज़्यादा डिकम्पोज्ड है। स्मेल प्रोड्यूस होती है अमोनिया से। जब जो नाइट्रोजन कंटेंट है किसी वेस्ट मटेरियल का, जब उसमें बैक्टीरिया ऐड करता है तो उसको कन्वर्ट करता है अमोनियम में, अमोनिया में और नाइट्रेट के अंदर। तो जो अमोनियम आयन है अगर वो ज़्यादा बढ़ेगा और उसको फिर अमोनिया बनेगी उससे, तो आपको स्मेल प्रोड्यूस होगी। तो वो अच्छा यही जो चीज़ है अमोनिया जो गैस है ये प्लांट्स को जलाती है। हम अक्सर ये देखते हैं भाई अभी हमने खाद डाली, खाद कच्ची थी, प्लांट जलना शुरू हो गए, पत्ते पीले पड़ गए। वो पत्ते इस वजह से पीले पड़े कि उसमें से अमोनिया रिलीज़ हुई, अमोनिया ने उसको बर्न कर दिया। अमोनिया की एक पंजेंट स्मेल होती है ख़ास किस्म की, आपको अंदाज़ा भी होगा किसी भी गोबर के पास से जो स्मेल आती है वो ज़्यादातर अमोनिया की आती है। तो वो अगर स्मेल मौजूद है खाद के अंदर तो इसका मतलब है वो ज़रा कच्ची खाद है, और जिसमें कम है या नहीं है वो सबसे अच्छी खाद है। अब आपके करीबी नर्सरी पे आपको ऐसी खाद मिली जिसमें आपको स्मेल आ रही है, लेकिन अभी आपको ख़रीदनी भी है क्योंकि आपके पास और कोई ज़रा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप परचेज़ कर लें उस खाद को लाके किसी टब के अंदर जितनी आपकी खाद थी उतना ही पानी के अंदर, मिसाल के तौर पे आपने एक बोरी खाद लेकर आए, आधा टब भरा, उससे बड़ा टब जो है आधा भरा, तो आधा आप उसके अंदर उतना ही पानी भर देंगे, यानी फुल टब पानी भर गया और उसमें आधी खाद थी। ओवरनाइट आप उसको छोड़ देंगे, अगले दिन वो खाद आप उठा के उसी बोरी में जिस बोरी से आपने निकाली थी उसमें भर देंगे और किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से उसका पानी निथर के किसी नाली वगैरह में चले जाए। इससे दो काम होंगे, एक तो इसके अंदर बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाएगी, दूसरे इसके अंदर कुछ ना कुछ जो सॉल्ट कंटेंट था जिसमें सोडियम क्लोराइड था वो सारा का सारा लीच आउट हो जाएगा। थोड़े से न्यूट्रिएंट भी ज़ाया होंगे, लेकिन खाद के अंदर और ओजरी खाद के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे के सारे इसके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। जब तक बैक्टीरिया उस पर एक्ट नहीं करता उस वक्त तक न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते प्लांट्स को। तो अगर हम इसको पहले वॉश आउट कर दें, अगर 2 मरतबा वॉश आउट कर दें तो उससे अच्छी बात तो कोई नहीं है। यानी अभी आपने निकाल के रखा, अगले दिन वो सारा पानी उसका निकल गया, एक दिन आपने और छोड़ दिया, तीसरे दिन आपने मज़ीद पानी डाला टब के अंदर और खाद दोबारा डाल दी और ओवरनाइट छोड़ के अगले दिन दोबारा निकाल ली। इस तरीके से जो खाद बनेगी उसको हम जैसे उर्फ़ आम में कहते हैं बिल्कुल ठंडी खाद है। इस ठंडी खाद में आप किसी भी किस्म की सीडलिंग्स लगा सकते हैं, कटिंग्स बना सकते हैं, इसमें कुछ भी आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अमोनिया सारी ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो चुकी है, जो कि प्लांट्स की रूट्स और स्टेम को जलाती है और एक बहुत अच्छी ठंडी खाद बन गई। ये आपके सामने इस वक्त पड़ी हुई है। हमने क्या किया है कि इसको बिल्कुल इस तरीके से ठंडा करके इसको छान लिया है। छानने से क्या है कि इसके अंदर जो छोटे मोटे पत्थर वगैरह थे या कोई कांटे वगैरह भी शामिल हो जाते हैं वो सारे निकल गए, और अब मुझे इसको किसी भी मिक्सचर के साथ मिक्स करना बहुत आसान हो गया। इसमें लम्स नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैं किसी भी पॉलीथीन बैग या किसी भी बोरी में भर के रख लूँगा। हल्का सा इसमें मॉइस्चर कंटेंट है, अराउंड 15 to 20% के करीब मॉइस्चर है, लेकिन ये बिल्कुल देखें लूज़ है। और ये इसको मैं सीड सोइंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, एज अ सीड कवरिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें कटिंग्स भी लग सकती हैं और इसमें प्रोपगेशन वगैरह भी ईजीली हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा मीडिया है। अगर ख़ासतौर पे जो बड़े प्लांट्स हैं,
और बड़े गमलों के अंदर आप लगाना चाह रहे हैं तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मीडिया यही है। उसकी एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि क्योंकि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक मैटर है और यह ऑर्गेनिक मैटर ऐसा है कि जो कि डिकम्पोज हो रहा है। जब ये डिकम्पोज होता है तो इसका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है वो बरकरार रह रहा है, यानी जब डिकम्पोज हुआ इसका फिजिकल स्ट्रक्चर बरकरार रहा, बीच बीच में से इसके अंदर स्पेसेस, माइक्रो स्पेसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो गए जो कि वाटर सॉल्युबल थे, प्लांट ने इसको टेकअप कर लिया। उन माइक्रो स्पेसेस के अंदर एयर आ जाती है, उस एयर को प्लांट की जो रूट हेयर हैं वहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतना अच्छा मीडिया बन जाता है, इसमें एरिएशन खुद पैदा होना शुरू हो जाती है, रूट्स जितनी प्लांट्स की डेवलप हो जाए वो सड़ती नहीं है और उनको एयर मिलती रहती है। जब हमारे पास जो नॉर्मल मीडिया लाइक क्या नाम है, बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी क्योंकि एक इनऑर्गेनिक चीज़ है, मतलब हम उसको केमिस्ट्री के वाले से ऑर्गेनिक कह रहे हैं। बेसिकली मिट्टी है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो वो डिकम्पोज नहीं होती। तो जब आप ऊपर से पानी डालते हैं इसी गमले के अंदर तो हल्का सा प्रेशर पड़ता है, बहुत माइन्यूट सा लेकिन प्रेशर पड़ता है। और गमले की क्योंकि वॉल्स लिमिटेड हैं, उसके अंदर कोई और स्पेस नहीं है कि उसका प्रेशर आगे तक जाए, तो वो वॉल से टकरा के वो प्रेशर वापस आता है। तो आहिस्ता 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 वो सॉइल कॉम्पैक्ट होने लगती है। जब वो कॉम्पैक्ट होती है तो उसके अंदर की जो बारीक स्पेसेस थी जिसमें एयर थी और उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल थी और प्लांट्स की रूट्स जो है ऑक्सीजन लेती थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है तो प्लांट्स की रूट्स, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, उनको एयर भी चाहिए होती है, तमाम न्यूट्रिएंट के साथ साथ वो भी ब्रीथ करती हैं। तो जब वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगी तो सफोकेट होंगी और ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अक्सर हमने देखा है कि किसी हम बड़े गमले में कोई छोटा पौधा लगा देते हैं, वो पनपना ख़त्म कर देता है क्योंकि हम पानी तो डाल रहे हैं साथ साथ, तो वो कॉम्पैक्ट तो चला जा रहा है सॉइल जो है। और उसके अंदर आपने अगर कोई खाद डाली भी थी तो वो जब डिकम्पोज हो रही है तो वो खाद ख़त्म होती चली जा रही है, तो वो स्पेसेस जो पहले खाद की वजह से कायम थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ता है, वो दब जाती है। और तो आहिस्ता आहिस्ता साल 1.5 साल के अंदर वो मिट्टी ऐसी हो जाती है कि उसमें फिर कोई चीज़ ग्रो नहीं होती। यही हाल हमारे पास क्यारियों का भी होता है। और क्यारियों में अक्सर आपके पास माली बोलते हैं कि भाई अब हमें मिट्टी चेंज करानी पड़ेगी। बेसिकली आपको मिट्टी चेंज नहीं करानी, मिट्टी कहीं भी चेंज नहीं होती है, उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट अनअवेलेबल हो गए हैं या ख़त्म हो गए, आपने उसको रीप्लेनिश करना है या अवेलेबल करवा देना है। अच्छा उमर, अभी ओजडी खाद के बारे में हमने जो भी बात की तो उसके सारे फ़ायदे की बात कर रहे थे। अच्छा, इसका एक नुकसान है। नुकसान ये क्या है कि ये एक ऑर्गेनिक मीडिया है, इसमें थाउजेंड्स से मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, फंजाई है, यानी कि सॉइल माइक्रोब्स उसमें बहुत सारे हैं। तो अगर इसका हम कोई ऐसा मीडिया बनाते हैं और उस वाले प्लांट को जिसमें ओजडी खाद, जिसके पॉटिंग मीडिया में ओजडी खाद शामिल है, हम घर के अंदर रखते हैं तो हमारे घर के अंदर टॉक्सिन्स कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे, यानी अमोनिया की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी हल्की फुल्की, और मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेज जो माइक्रोब्स इसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं कंटिन्यूसली और जो पैदा होती हैं नेचुरली, वो हमारे कमरों के अंदर शामिल हो जाएगी। तो जो हम इंडोर प्लांट्स रखते हैं, ख़ास तौर पे जो हम अपने कमरों के अंदर ऐसी जगहों पे रखते हैं जहाँ पे हमारा बैठना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा लोगों को ये है कि ओजडी खाद ना इस्तेमाल करें। अगर तो आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप मतलब ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर जो है ना ये गैसेस भर सकती हैं, मतलब ज़्यादा हो जाएंगी, स्मेल आएगी, फंगस नेट्स पैदा हो जाएंगे, वर्म्स वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। तो इंडोर मीडिया जो हम बनाते हैं वो सारा हम इनर्ट मीडिया बनाते हैं। इनर्ट मीडिया भी अब हमारे पास काफ़ी अच्छी उसमें अवेलेबल है, और हमें मीडिया हमेशा ऐसा बनाना चाहिए, जैसे मैंने ओजडी खाद के हवाले से बात की कि उसके अंदर एयर स्पेसेस भी होनी चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए और ड्रेनेज भी अच्छा होना चाहिए। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एयर स्पेस अच्छी हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो और ड्रेनेज भी अच्छा हो। सुनने में बातें ऐसी लगती हैं कि बिल्कुल अपोजिट किस्म की है, भाई एयर स्पेस होगा तो उसमें रूट खुश्क हो जाएगी। नहीं, एयर स्पेस ऐसे होंगे जो माइक्रो स्पेसेस होते हैं जिसमें बहुत ह्यूमिड किस्म की एयर होती है, यानी आपको बहुत बड़े बड़े स्पेसेस नहीं रखने हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जितना वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, कीचड़ नहीं बने। कीचड़ जो बनता है वो मटेरियल अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब कर रहा होता, अपने ऊपर निकाला होता है पानी। और दूसरा है उसके अंदर ड्रेनेज अच्छा हो, यानी जो उसके ऊपर पानी निकल रहा है वो एक जगह खड़ा ना हो जाए, वो फ़ौरन पास आउट हो जाए। तो ये 3 जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडोर की मैं बात कर रहा था, इंडोर के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इनर्ट मीडिया यूज़ करें। इनर्ट मीडिया में हमारे पास बहुत अच्छे मीडियाज़ जो आ जाते हैं, उसमें है कोकोपीट है,
जो कि कोकोनट हस्क से हम ड्राइव करते हैं। इसके अलावा प्यूमिस है जो कि एक वोल्केनिक रॉक है, और सिंडर है जो कि कोल को जब हम फर्नेस में बर्न करते हैं, जब उसका कार्बन सारा ख़त्म हो जाता है तो पीछे जो कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनता है, बेसिकली सिंडर वो चीज़ है।